अनुज दयाल सर, जैसे मैं आपको कहूँ पहाड़, तो आपके दिमाग में पहाड़ का एक चित्र बन जाएगा। मैं कहूँ कश्मीर, तो कश्मीर का एक चित्र बन जाएगा, कश्मीर दिखाई देगा दिमाग में। मैं कहूँ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड दिखेगा। वैसे मैं कहूँ समकालीन कविता, तो आप अनामिका जी दिखेगी। ये इनका परिचय है। समकालीन कविता में सबसे ज्यादा जगह जिन्होंने इन दिनों घेरा है वो हमारी अनामिका जी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किताबों का परिचय नहीं दूंगा, एक कविता पढ़ूंगा। अगर अनामिका मैम इजाजत दे तो मैं उनकी कविता स्त्रियां पढ़ दूं, मना कर देंगे तो मैं मान जाऊं। स्त्रियां एक कविता है अनामिका मैम की, पढ़ता हूं, उनसे परिचय आप लोग को मिल जाएगा। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाजोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि गुफ्त हो नींदे, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसा ठस ठुसी हुई बसों में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों से दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखे तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चीची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली, अगर धत जंगल लताएं खाती पीती सुख से उगी। और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी है, कनखियां इशारे फिर कनखियां फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। मैं अनामिका जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस संग्रह पर अपना वक्तव्य दें। बहुत धन्यवाद पंकज गिरी और मदन जी, सुमन जी, उपाध्याय जी, सामने गिरी जी और महेश जी बैठे हैं, हमारे प्रकाशक और भी सबको प्रणाम। मैंने बहुत ध्यान से मदन जी और सुमन जी, उपाध्याय जी की बातें सुनी और उन्हीं के आलोक में थोड़ा कुछ और भी जो कहने की कोशिश करूंगी, उसमें 3 मुख्य बिंदु मुझे रेखांकित करने के लायक लगे। पहला तो ये कि इनमें दिक्कत है, कम से कम शब्दों में आदमी कब बोलता है, जब उसका गला रुंध गया हो और एक लंबे समय तक वो सोचता रहा हो। फाइनलिटी नहीं कह सकते इसको, टेंटेटिवनेस
खुलता दरवाजा जैसा, जो गहरे बहुत समय तक ओट सीकर रहने के बाद आदमी खोलना चाहता है, एक खिड़की जो खोलना चाहता है। जब कच्ची लकड़ियों का धुआं अंदर भर गया तो कविता एक खिड़की खोलती है और कम से कम शब्दों में कुछ कह देती है, एक कौंध में कुछ कह देती है। इस कला में अपने पहले संग्रह के साथ ये माहिर नजर आई, एक बड़ी बात है। मिनिमलिस्ट जिसको कहते हैं पेंटिंग की भाषा में। दूसरी जो बड़ी बात इनकी मुझे लगी कि अभिधा और लक्षणा, इससे पेन लेते हुए व्यंजना की ओर बढ़ना, और इतने से स्पेस में शब्द शक्ति के जो 3 अलग अलग केंद्र होते हैं, ऊर्जा केंद्र होते हैं, उसमें एक तरह का स्पंदन पैदा कर देना। कहीं कुछ अभिधा में ज्यों की त्यों धरती चलिया, कहीं कुछ लक्षणा में थोड़े बांकपन के साथ, फिर व्यंजना में और उस महामौलियों की ओर जाती हुई व्यंजना में, जहाँ कविता अपना कड़ा खजाना रखती है। तीसरी बात इन कविताओं की मुझे लगी, इनकी नारिकेल वृत्ति। नारिकेल वृत्ति नारियल के जैसे होने की, जो एक पुरुषों की मनोवृत्ति होती है। आदरणीय सुमन केसरी जी ने जिसकी ओर बड़ी बहन होने के नाते इशारा किया, उस प्रश्न पर बहुत गहरे विचार हुआ है कि पुरुषों की भाषा ऐसी क्यों हो जाती है, पुरुष ऐसे क्यों हो जाते हैं नारियल जैसे। अंदर तो पानी भरा है मगर ऊपर रुक्षता है। बहुत तरह की बातें कही गई हैं, सारांश ये बताया गया जा सकता है कि जब गर्भ से बाहर आती है संतान, लड़का हो या लड़की, तो उसको सबसे प्रिय अपनी माँ ही होती। माँ और लोई इन कविताओं में भी लगातार आई है, माँ और बेटी। तो जो मैं सैद्धांतिकी की तरफ से सोचूं तो सबसे प्रिय लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी माँ ही होती है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वो जब भाषा एक्विजिशन, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा जिस समय बनती है उस समय की जो अवस्था है वो, और आईने में अपने को देख के अपने को माँ से अलग पहचानने की अवस्था जो है वो करीब करीब एक ही होती है, 1-1.5 साल के भीतर। तो पुरुष चित्त को मैं लंबे समय तक इस पर सोचती नहीं हूँ, और बाद में जो वैज्ञानिक भाषा मनोभाषिक हुए हैं आविष्कार अनुसंधान, उसके आलोक में कह रही हूँ कि उस समय जब भाषा बनती है तो पुरुष की चेतना पे बहुत ज्यादा झटका लगता होता है, क्योंकि माँ के गर्भ से उसको अलग खींच के, माँ की गोद से भी अलग खींच के पितृसत्ता ये बताती है कि देखो माँ के पल्लू में मत बंधे रहना, मर्द को दर्द नहीं होता, क्या लड़कियों की तरह रोते रहते, चूड़ियां पहन ली हैं क्या। तो माँ से अलग तरह की भाषा अर्जित, दृष्टि अर्जित करने के लिए
जो पितृसत्ता या कोई भी सत्ता उसे मजबूर करती है, उसके कारण ही शायद पुरुषों को कोमल अभिव्यक्ति देने में और सविस्तार अपना प्रेम प्रकट करने में दिक्कत होती है। पितृसत्ता सिखाती है कि क्रोध का तो सार्वजनिक प्रदर्शन एकदम ठीक है, लेकिन प्रेम का नहीं। पुरुष स्त्री का क्या होता है कि उसको मातृ छवि से अलग नहीं होना पड़ता जबरदस्ती। वो आसानी से कोमलता के और भाव विस्तार के उसी वृत्त में चली जाती है तैरकर, जिससे स्त्री भाषा अलग तरह से उच्छल हो जाती है, अलग तरह से कई कई धाराओं में बढ़ती हुई हो जाती है, अलग स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब ये जो गला बखोर लगने की स्थिति है, वो आनंद गिरी जैसे नवल पुरुषों की कविता में कैसे व्यक्त होती है, इस पर मैं सोचती हूँ तो मुझे कई पंक्तियाँ मिलती हैं, जिसमें उन पंक्तियों तक मैं बाद में आती हूँ, लेकिन पहले ये सोचती हूँ कि ये लंबे समय तक सोच लेने, संकोच में रहने, दुविधा में टूटने और अलग अलग कोणों से पहले बहुत देर दुनिया देख लेने के बाद का मिथ कथन है। ये कहाँ से दुनिया देखी है, इन कविताओं के साक्ष्य से मैं कुछ जो मुझे याद आ रहा है वो स्थल चुनती हूँ। एक लंबे समय तक चुप रह के किसी कोने से सोचने वाले व्यक्ति का मत कथन मैंने शुरू करने कहा, तो कहाँ ये व्यक्ति खड़ा होता है? सार्वजनिक पेशाब घर, सार्वजनिक टॉयलेट के मोखे से वो एक संसार देखा जा रहा है। कितनी आपाधापी का वो वक्त होगा जब वहां से आदमी, उदास आदमी, बाहर की दुनिया की गड़बड़ी देखता है। वैशाली और क्या विक्रमशिला और जितनी भी बिहार की गाड़ियां उन दिनों आती थीं, बिहार से दिल्ली और मुंबई लोगों को ले जाने, उनकी जनरल बॉगी में से कहीं संसार देखा गया। अलग अजब है, पुलिस चौकी में FIR दर्ज करते हुए बेंच पर कोई बैठा है, वहां से जो संसार दिखता है। कचहरी की क्यू से जो संसार दिखता है, बेरोजगारी के दफ्तर से भी एक वो एक्सचेंज जो होता है उसके भी दफ्तर से संसार दिखाई दे रहा है। इतने सारे कोणों से चुपचाप जो संसार उनके यहाँ आता है वो तो आता ही है, उसी से वो स्थान बहुत पैदा होता है जो इन कविताओं का उत्कट है, और जिसको सुमन नॉस्टैल्जिया कह रही थी, वो उस अर्थ में शायद नॉस्टैल्जिया नहीं है जैसा पहले कविताओं में होता था, रूमानी कविताओं में। ले चल मुझे गुलाबा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, वो कहते हैं कि धीरे धीरे, ठीक है तब का मोह है, लेकिन ले चलने का भाव अधिक है। यहाँ उस संसार में लौटना नहीं है, ये उस अर्थ का नॉस्टैल्जिया है जिस अर्थ में अफ्रीकी कविता रीजेनरेशन, वो रीमेमोरी कहते हैं, अफ्रीकी कवि कहते हैं कि हम अपनी छूटी हुई जगहों की स्मृति वहां तक लौटने के लिए नहीं करते। आदिवासी भी यही कहते हैं, हम अपनी छूटी हुई जगहों की स्मृति अपनी स्मृतियों में सांध कराने के लिए रीजेनरेशन के अपने को दोबारा ताज़ा करके एक नई दुनिया रचने के लिए करते हैं। तो ये बहुत जटिल किस्म का नॉस्टैल्जिया है जिसमें अतीत का व्यामोह नहीं। ये ठीक है
कि बाहर का संसार देखने के बाद वो भीतर का संसार भी देखते हैं। वहाँ पर अचार का बोयाम है, बोयाम के पास कहीं पापड़ सुखाती हुई माँ है, या सब्जी वो सड़क पर गेहूँ सुखाती हुई माँ है। इसी तरह जैसा कि आदरणीय मदन जी ने भी कहा, घाम में ढील हेरती दीदी का भी संसार है। वैसे ही पिता का, लगातार बीमार रहे पिता का, चिंतित पिता का संसार है। उनकी चुनौती की सारी निराशाएं हैं। और आत्महत्या कविता में जैसे पिता की महत्वाकांक्षाएं, इंजीनियर बना देने की उसकी महत्वाकांक्षा उसके आत्महत्या में परिणत होती है, उसी तरह से ये भी हो सकता है कि जिस प्रेमिका को नहीं जाना था, उसके लिए भी पितृमोह कहीं विचारधारा की बात करते हैं। हमें संस्कारों और सरकारों ने ऐसे टी पॉइंट पर छोड़ दिया है कि हम शर्तिया या तो बाएं खेमे की तरफ मुड़ेंगे, या तो मजबूरी में दाएं की तरफ। पीछे मुड़ना या सीधे चलना सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ नॉस्टैल्जिया भी एक अपराध है, और बुद्ध का मध्यम मार्ग भी एक अपराध है। एक ऐसे समय में जब दोनों महाप्रमेय, धर्म भी और मार्क्सवाद भी, अपने प्रयाण बिंदुओं से बहुत दूर चले गए हैं। दोनों महाप्रमेयों का जन्म इस अर्थ में हुआ, बहुत बड़ी बात थी कि अहंकार को इन्होंने तिरोहित करने की बात कही थी, और पूरे संसार के लिए त्याग करना अपने अहंकार का और क्षुद्र स्वार्थों का, ये धर्म ने भी चाहा था और मार्क्सवाद ने भी चाहा था। लेकिन समय की विडंबनाएं ऐसी रही कि धर्म भी और मार्क्सवाद भी श्रेष्ठता ग्रंथि के चक्कर में पड़ गया। अब ऐसे समय में जो नया नवल पुरुष है, वो कहता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, और फिर कहता है, और क्या बताएं उस दोगले समय के बारे में जब लिखावट के नंबर मिला करते थे और हमें कंप्यूटर पे सिखाया गया, जहाँ सब लिखावटें एक सी बोरिंग, सब निर्देश एक जैसे उबाऊ, इतिहास भी आधा अधूरा मिला पढ़ने को, सन की राजाओं का जिक्र भी तो इतिहास नहीं। ये जो सब ऑल्टर्ड पर्सपेक्टिव है, उसकी ओर इतनी सजगता से सोचना, जो भी जहाँ उदास है, थका है, मजबूर है, उसकी तरफ से सोचना, एक गरीब आदमी की तरफ से सोचना, ये एक बड़ा कायदा है जो धीरे धीरे कम कम बोलने वाली इस कविता ने हासिल किया है। अब देखें, लिपट कर रोने की सख्त मनाही है। यही वो कविता है जिसके आधार पे मैंने ये कहा कि नारी की वृत्ति पुरुषों में जरूरी पितृसत्ता विकसित करती है। यहाँ मना है, मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात है। जैसे बार बार बनाई जानी होती है दाढ़ी, याद किए जाने होते हैं आखिरी विलाप, छूने होते हैं पाँव बेमन से, वगैरह वगैरह। यहाँ हर दुकान में 100 रुपए की किताब मिलती है जिसमें लिखे हैं सभ्य लिखने के 100 तरीके। जैसे सभ्य लोग सीटियाँ नहीं बजाते। ये जो मैनुअल्स हैं, आचार संहिताएं हैं, ये जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसे आधार ग्रंथ हैं, जिनके आधार पे प्रेस्क्रिप्टिव है सारा संसार, उसको ये प्रश्नांकित करती हुई कविता है। उसके अलावा पहले कदम ये अपनी बेटी को, जो माँ के अलावा बेटी, हमें कैसा एक जिम्मेदार पिता, एक नया नवल पुरुष जो होता है, वो एक जिम्मेदार पिता कैसा है, और वो संसार को कैसे प्रश्नांकित करता है। वो कहता है कि जिस संसार में मेरी बेटी पहले कदम
उठा रही है जिस संसार की ओर, उस संसार को मैं पहले सजा तो लूं। ये ऐसा तो बना लो कि ये जीवन उसके, संसार उसके रहने लायक हो। ये एक खास तरह का दायित्व बोध है दुनिया के, जहाँ पर एक खास तरह का संबोधन है। देखिए, यहाँ पर्सनल पॉलिटिकल नहीं होता, पॉलिटिकल पर्सनल हो जाता है। ये बहुत बड़ी, बहुत खासियत है। एक जगह और माँ वाली कविता के उदाहरण से अपनी बात रेखांकित करके मैं समाप्त करूंगी। लेकिन ये देखिए बेटियों के प्रति कैसा रुख है। दुनिया के सब रहनुमाओं, सब योद्धाओं, मसीहाओं से प्रार्थना है मेरी, जो चल रहे हैं किसी का घर जलाने, किसी से लड़ने बीच सड़क पर, गालियां बकने किसी के मोहल्ले में, या बिना बात कई खेमों में बचने, मार काट करने, कुछ देर आराम करने, शोर न करें अपनी आहट से। मेरी बच्ची ने अपना पहला कदम चलना सीखा है और अब थक कर सोना चाहती है। आज सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। स्वयं सोने के लिए फिर भी जो निगोरा किया जा रहा है वो कम महत्वपूर्ण है। लेकिन बिटिया को शोर से बचाने के लिए जो समाज से निगोरा या आग्रह किया जा रहा है कि मेरी बिटिया को सोना है, ये नए बाप का निगोरा है, नए बाप का की पीड़ा है, नए बाप का आग्रह है। एक नया पिता जन्म ले रहा है, एक नया पुरुष जन्म ले रहा है। ऐसे में अब माँ वाली कविता में आप देखें वो माँ के लिए कैसे पर्सनल को पॉलिटिकल करते हैं। सड़क पर सुखाती रही गमा गेहूं और चली जाती भात पसाने। गाड़ियां थोड़ा बगल से निकल जाती थीं। गेहूं खुश होकर सूखता था। कितना सुंदर है, गेहूं खुश होकर सूखता था। बस इसी डर से दिल्ली नहीं लाया उसे। कहीं राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क पर माँ बिछा न दे गेहूं उसी भोलेपन से। और फिर कोई बहुत मजबूत आदमी जो इस देश को अपनी माँ समझता है और लोकतंत्र को अपनी रखेल, मेरी माँ को कोई भद्दी सजा न दे बैठे। इस तरह के कई किस्से हैं माँ के साथ। वो नहीं जानती कौन सी सड़क कहाँ जाती है। क्या जरूरी है जानना कि लोक कल्याण मार्ग जैसे नाम वाली सड़क पर भी जब कोई बड़ा आदमी गुजरता है तो सड़क उसी के बाप की हो जाती है। ये देखिए व्यंजना की धार। अब ये अंत में मैं यही कहूँगी कि ये कविताएं रूधे हुए रूधे हुए व्यक्ति के आत्मविस्तार की कविताएं हैं। ये एक ऐसे धुआं हुए कमरे में बैठा है पूरा देश, जहाँ खिड़कियाँ खुलना जरूरी है जंगल की ओर। बिहार में जहाँ से ये आए हैं वहाँ एक लोकगीत गाती थी माएँ, आ रे निनिया, आ जा रे निनिया निनन बन से। निनन बन मतलब नींद के वन से। कितनी विराट है कभी कभी लोकगीतों की। सूते बहुआ सपन बन के, कुछ ऐसे। आ जा रे निनिया निनन बन से। नींद एक पूरे जंगल की तरह है। वहाँ से उसे आना है कि नया बच्चा सो सके, जो अभी नागरिक भी नहीं हुआ, जो 18 साल से कम का है, जो अभी कल वोट गिराने जाएगा, जिसके सामने कुछ नया संसार बसेगा, उसको थोड़ी देर चैन से सुलाने के पहले और उसका आध्यात्मिक प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण करने के लिए इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, जिसे रेशियल मेमोरी कहते थे यूं। वो इस निनन वन में, इस नींद के जंगल में बड़े तने वाले सदाबहार पेड़ बनते हैं। इस रेशियल मेमोरी में, इस सदाबहार पेड़ में
कुछ वैयक्तिक स्मृतियां लिपटी होती हैं, अमर बेल की तरह, अमर लत्ती की तरह, लेकिन कुछ ऐसे तीखे, कड़वे, अधूरे अनबने संबंध भी होते हैं, अनबनी कविताओं की तरह, अनबनी कविताओं की तरह, जिनका तना भी सूखा नहीं होता, जिसमें जो कच्ची लकड़ियां देते हैं। और इस ठंड में, इस थरथराती हुई ठंड में जो पूस की रात है हरखू की, प्रेमचंद का हरखू हम सब में जीवित हो गया। ठिठुरन है, मचान है, सामने आग है और उतरने का मन नहीं करता। ऐसा निठल्लापन, कच्ची लकड़ियों का ऐसा धुआं, ऐसी नीट गाने, और इन सब के बीच कविता, इन सब का आकलन, इन सब को आंख मलते हुए, खांसते हुए, सब कुछ साझा करने के हिसाब से सपनाते हुए जो लिखा जा रहा है, उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आनंद आपको बहुत बहुत बधाई।